हेलो बच्चों। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में, उसको हम पहले आज रिकैपिचुलेट करते हैं, थोड़ा समराइज करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, उससे जो इमेज बनती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होता है। फिर मैंने आपको बताया था न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जो कि स्फेरिकल मिरर्स में यूज होते हैं। और मैंने उसमें ये भी बताया था कि पोल जो होता है स्फेरिकल मिरर का पोल, वो ओरिजिन का होता है। जैसे कि ग्राफ में एक्स वाई एक्सिस का ग्राफ होता है, उसमें ओरिजिन 0 0 जैसे होता है, वैसे ही पोल को हम ओरिजिन मानते हैं। और सभी डिस्टेंस जैसे वहाँ ओरिजिन से होते हैं, ऐसे ही यहाँ पोल से सभी डिस्टेंसेस लेते हैं। पोल से जो लेफ्ट का डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव, राइट वाला पॉजिटिव। ऐसे ही वाई एक्सिस के अलॉन्ग अप, पोल से ऊपर ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन वाले पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले डिस्टेंसेस जो हैं वो नेगेटिव होंगे। फिर मैंने आपको मिरर फार्मूला बताया था। मिरर फार्मूला में मैंने आपको बताया था कि 1/u + 1/v = 1/f। फिर इसमें मैंने आपको मैग्निफिकेशन बताया था। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो फोकल लेंथ होती है वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और u एंड v, इस मिरर फार्मूला में u एंड v क्या होते हैं? u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम पोल एंड v इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। फिर मैंने आपको मैग्निफिकेशन के बारे में बताया था। मैग्निफिकेशन क्या होता है? इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। और इसको हम -v/u भी लिख सकते हैं। फिर फॉर रियल इमेज हमें मालूम है, कॉनकेव मिरर के केस में हमने देखा था कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, और इन्वर्टेड इमेज बनेगी तो उसकी हाइट क्या होगी? माइनस में होगी। और वर्चुअल इमेज इरेक्ट बनती है, उसकी हाइट प्लस होगी। सो मैग्निफिकेशन जो है रियल इमेज में माइनस साइन के साथ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मैग्निफिकेशन माइनस साइन में है तो तुम इमीडिएट कह सकते हो कि ये एक रियल इमेज है, और अगर पॉजिटिव में है तो कह सकते हो ये एक वर्चुअल इमेज है। सो अब हम कुछ दो न्यूमेरिकल करेंगे, मैं आपको कराऊंगा, जो कि मिरर फार्मूला पर बेस्ड है। सो हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है? ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। मीन्स एक ऑटोमोबाइल में कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है टू एज ए रियर व्यू मिरर। मैंने आपको बताया था यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर होता है एज रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल। तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तो हम पहले एक इसमें क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, और पहले एक रे डायग्राम इस क्वेश्चन के हिसाब से ड्रॉ करने से हमें ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये एक हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो, ये एक हमारा सॉरी, ये हम पहले एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करते हैं। इसकी ये वाली साइड क्या होगी? पॉलिश होगी। पॉलिश का ऐसे ही दिखाते हैं पॉलिश सरफेस। फिर हम यहाँ पे पॉलिश सरफेस दिखाकर अब हम यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट जो है, ये ब्लू से मैं मार्क करता हूँ, ये पॉइंट क्या होगा? ये पोल होगा। फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर फोकस होगा। इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, क्योंकि ये क्या इस शेप में है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिधर होता है उधर ही फोकस पॉइंट होता है। सो अब यहाँ पर एक बस है, जो कि जिसको बस से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है। तो हमें पता है कि
focal length is equal to half of radius of curvature होता है फोकल लेंथ। सो थोड़ा सा नीचे हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है। तो ये हो गया 3/2 मीटर, ये फोकल लेंथ होगी। मतलब पीएफ जो है डिस्टेंस वो 3/2। तो फोकल लेंथ एफ, फोकल लेंथ किससे डिनोट करते हैं? एफ से करते हैं। तो एफ इज इक्वल टू 3/2। अब बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। तो इधर बस होगी मिरर की शाइनिंग वाली सरफेस की तरफ। यहाँ पर एक बस है, ये हमारी बस होगी। क्या ये कोई बस है, तो ये है 5 मीटर पे। ये डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। मतलब ऑब्जेक्ट जो है, बस जो ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर पे है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से होता है? पोल, ये इक्वल्स टू हो गया 5 मीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? यू। ओके, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं यहाँ पर पहले यू से मार्क करता हूँ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल मतलब कि यू। जो है इज इक्वल टू कितना है? 5 मीटर। पर साइन क्या आएगा? माइनस, क्योंकि पोल से लेफ्ट में है बस। तो ये 5 मीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब हमको क्या बताना है? पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है। पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है मीन्स क्या निकालना है? वी निकालना है। ये हमको निकालना है। तो इसको हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे फ्रॉम मिरर फार्मूला हमें मालूम है, वी नो, रिलेशन हमको मालूम है। एफ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। तो हमें मालूम है, क्या मालूम है? एफ सीधा नहीं दिया हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था, उसका हाफ एफ है फोकल लेंथ। तो हम ये लिखेंगे वी नो दैट 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू ऑफ इसकी जो हमें मालूम है, u एंड f इन इक्वेशन 1। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। क्या आएगा? 1/-5 प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। राइट में है इसलिए ये प्लस होगा 3/2। तो ये क्या बन गया? 1/v इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 प्लस 1/5। ये 15 आएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 प्लस 3, ये आ गया 13/15। 13/15 1/v आ गया। तो हेंस क्या होगा? v इज इक्वल टू 15/13 मीटर। और 15/13 अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना चाहें
तो अगर कैलकुलेटर मैं निकालता हूँ अपना, कैलकुलेटर में देखते हैं 15/13 क्या आता है, 15 डिवाइडेड बाय 30, तो ये आता है 1.15 या 1.16, कुछ भी 1.15 मीटर। तो ये मेरा इमेज डिस्टेंस हो गया, और इमेज पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ये बिहाइंड द मिरर बनेगी इमेज। इसकी इमेज कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर, जो कि वर्चुअल इमेज होगी। पॉजिटिव साइन मीन्स राइट साइड ऑफ 4। सो दूसरा हमें क्या निकालना था इसमें? नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। अच्छा, नेचर और साइज, चलो पहले साइज निकालते हैं। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज मतलब कैसी होगी? ओके, मैग्निफिकेशन क्या होता है? m इज इक्वल टू, हमारे पास दो तरीके मालूम है। एक है ये हाइट ऑफ इमेज, जिसको हम h डैश से मेंशन करते हैं, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि हम h से लिखते हैं। तो यहाँ पे तो हमें ना हाइट ऑफ इमेज दी है ना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम है, तो इससे तो नहीं निकलेगा। दूसरा एक और होता है कि m जो है, m इज आल्सो इक्वल्स टू, या मैं यही लिख देता हूँ, इक्वल्स टू v अपॉन u विद माइनस साइन। ये भी होता है, या अलग से लिखता हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे, आल्सो m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तो हम इसको यूज करेंगे, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, क्योंकि v भी मालूम है, u भी मालूम है हमें। तो यहाँ पे ये माइनस साइन लगेगा। v कितना है? v 1.5, 1.15, और ये कितना है? -5, -5 है u। सो ये कितना हो गया? 0.23 मीटर। तो मैग्निफिकेशन जो है 0.23 मीन्स जो इमेज बनेगी वो डिमिनिश्ड बनेगी। लेस देन 1 है ना मैग्निफिकेशन, तो लेस देन 1 है मीन्स डिमिनिश्ड इमेज। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा? इमेज will form, image will form behind the mirror at 1.15 meter from pole, and it is वर्चुअल है। अगर रे डायग्राम याद करोगे तब भी आइडिया लग जाएगा। वर्चुअल है, इरेक्ट है, क्योंकि एंड डिमिनिश्ड है। वर्चुअल है, इरेक्ट है एंड डिमिनिश्ड है। सो ये हमारा आंसर हुआ। वर्चुअल है, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड में ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है। वर्चुअल है क्योंकि बिहाइंड द मिरर है, और इरेक्ट तो बनेगी। ओके, अब ये दूसरा क्वेश्चन हमारा है, इसको देखते हैं। कोई भी डाउट हो तो अभी भी मेरे को स्टडी कॉर्नर में मेंशन कर देना, और हम आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे वहाँ पर। ओके, अभी एक और क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। मीन्स एक कॉनकेव मिरर है।
तो अब हम पहले एक कॉनकेव मिरर, हमेशा पहले एक ड्रॉ कर लेना चाहिए, आइडिया आता है उससे रे डायग्राम। तो हम एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि हमारा कहाँ पे क्या क्या है। तो कॉनकेव मिरर हम ड्रॉ करना चाहें तो ये हमारा एक कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है, पॉलिश साइड इधर होगी। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब क्या दे रहा है, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर प्लेस्ड 25 मीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 50। मतलब फोकल लेंथ हमारी कितनी है, फोकल लेंथ यहाँ पे सीधा लास्ट में पिछले क्वेश्चन में तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था, यहाँ पे सीधा फोकल लेंथ दी है। सो ये अगर एफ है तो मैं कह सकता हूँ दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, 15 सेंटीमीटर। ये मेरा पोल है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसके दूर है, ये मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये डिस्टेंस कितना है फ्रॉम पोल, दिस डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ये है 4 सेंटीमीटर। मीन्स सब कुछ हमने रे डायग्राम में ड्रॉ कर दिया ताकि कुछ मिस ना हो जाए, कोई चीज हम मिस ना कर दें क्वेश्चन करते हुए। तो अब मैं यहाँ से जितना अब तक पढ़ा हमने इसको हम पहले लिख लेते हैं। क्या, u जो है 25, अब ये p से लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट, तो u का साइन क्या होगा, माइनस साइन कन्वेंशन के हिसाब से -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ f, ये भी लेफ्ट में है तो ये भी -15 सेंटीमीटर। हाइट ऑब्जेक्ट की h, ये क्या 4 सेंटीमीटर अपवर्ड है, ये तो ये प्लस होगा, तो ये प्लस 4 सेंटीमीटर। अब आगे पढ़ते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। मीन्स हमको स्क्रीन रखनी है इमेज देखने के लिए, वो कहाँ रखें, तो हम स्क्रीन वहीं रखेंगे जहाँ इमेज बनेगी। इसका मतलब हमको क्या चाहिए कि पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज कहाँ बनेगी। और क्योंकि स्क्रीन पे बन रही है, इसका मतलब है, मैंने पहले भी बताया था, जब भी स्क्रीन पे इमेज बनती है तो कैसी होती है, रियल इमेज होती है। इसका मतलब हमें जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी। सो हमको पहले v निकालना है, फिर आगे फाइंड द नेचर एंड साइज, और फिर हमें बताना है उस इमेज की साइज क्या और उस इमेज की नेचर क्या है। तो 3 चीजें बतानी है। सो फर्स्ट इज v कैलकुलेट करना। तो फिर वही वी नो that 1/v plus 1/u is equal to 1/v। मिरर फॉर्मूला ये बहुत यूज होगा, बार बार यूज होगा। सो v निकालना है तो 1/v प्लस 1/-25 इज इक्वल टू 1/-15। एफ भी माइनस में है, यू भी माइनस में है। सो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 1/v इज इक्वल टू -1/15, और ये -1/25 क्या बन जाएगा, +1/25। इसको मैं वो लूँ एलसीएम तो 75 आएगा, ये बनेगा -5 + 3, यही बनेगा। सो इसका मतलब क्या हो गया कि -2/75। तो इसको मैं आगे करूं तो ये बनेगा v क्या आ जाएगा, हेंस v इज इक्वल टू -75/2 मीन्स -37.5 सेंटीमीटर। तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी 37.5 सेंटीमीटर पर मिरर से, और माइनस है मीन्स लेफ्ट में बनेगी, लेफ्ट में इमेज बनेगी। मीन्स इमेज कहाँ बनेगी, अगर मैं इस डायग्राम में दिखाऊं तुम्हें
तो इमेज बनेगी, ये 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, और मैं इसको और एक्सटेंड करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 30 होगा। रेडियस ये 15 है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मान लिया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है या रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस 30 होगा, डबल होगा फोकल लेंथ के, और इमेज बनती है 37, मीन्स यहाँ कहीं बनेगी। और मैं अभी ड्रॉ कर देता हूँ, इमेज यहाँ बनेगी 37.5। लेफ्ट साइड में बनेगी, माइनस साइन है तो लेफ्ट साइड में ही बनेगी। तो ये मेरा एच डैश हो गया, हाइट ऑफ द इमेज। अब हमको क्या निकालना है, साइज ऑफ इमेज, वही हाइट ऑफ द इमेज। अब हमको एच डैश निकालना है। अब एच डैश निकालने के लिए हमारे पास क्या एच दिया हुआ है, वी हमें मालूम है, यू हमें मालूम है, और हमको ये भी मालूम है कि मैग्निफिकेशन एम वी नो। अब दोबारा लिखेंगे, वी नो एम इज इक्वल टू एच डैश बाय एच, एम इज इक्वल टू एच डैश बाई एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू। सो एच डैश हमें निकालना है, एच हमें दिया हुआ है, ये रहा एच, कहाँ है एच, ये रहा एच, यू यहाँ दिया हुआ है, वी यहाँ दिया हुआ है। सो हमको एच डैश निकालना है, सो वेरी इजी। तो इसका मतलब है यहाँ से हमें मिल गया क्या, एच डैश इज इक्वल टू वी, सॉरी ये माइनस साइन भी रहेगा, माइनस वी अपॉन यू इंटू एच। ठीक है, सो एच डैश क्या होगा, सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस ये कितना है, माइनस 37.5, और यू कितना है, माइनस यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 इंटू हाइट एच, ठीक है ना, हाइट 4 है अपवर्ड में, और ये जो है यू, अब इसको हम निकालें तो क्या आएगा, 25 इससे जाएगा 1.5, माइनस माइनस ये भी कट जाएगा, तो ये क्या बनेगा, -6 सेंटीमीटर, मीन्स -6 सेंटीमीटर मीन्स डाउनवर्ड, पोल से नीचे की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस से, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बनेगी इमेज। सो एच डैश क्या बन गया, -6 सेंटीमीटर। सो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। पूरे क्वेश्चन को करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं, हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ कि द इमेज will form in front, अब ये फ्रंट में बनेगी, फ्रंट ऑफ दी कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। ऐसे पूरा आंसर लिखना पड़ता है, फ्रंट ऑफ एट 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल, आगे दी साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज कितनी है, एच डैश, साइज ऑफ द इमेज इज 6 सेंटीमीटर and it is real and inverted, inverted है क्योंकि साइन जो है एच का, एच डैश का साइन माइनस में है, तो इन्वर्टेड उल्टी बनेगी। सो ये हमारा कंप्लीट हुआ न्यूमेरिकल, और उसका आंसर इस तरह से एग्जाम में लिखना पड़ेगा। सो अब हम आगे थोड़ा नया करेंगे, रिफ्लेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया,
रिफ्लेक्शन का पार्ट हमने कर लिया जितना था। अब हम आगे करेंगे रिफ्रैक्शन। सो क्या करेंगे हम? रिफ्रैक्शन। सो अब हम करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो हमारा इंक बदलते हैं, ब्लैक से करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब तक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन खत्म, अब रिफ्रैक्शन। अच्छा, इससे पहले रिफ्लेक्शन हम शुरू करें, मैं तुम्हें थोड़ी सी कुछ बातें लाइट की बारे में बताऊंगा कि लाइट जो है किस मीडियम में ट्रेवल करती है, या हर तरह के मीडियम में ट्रेवल करती है या नहीं करती, क्या होता है। तो हमारे पास मीडियम ही, मीडियम कैसा है, हमारे आसपास का मीडियम क्या है, एटमॉस्फेयर का एयर है ना। ऐसे ही जो है हमारे किसी कंटेनर में गैस हो सकती है, किसी में बर्तन में पानी हो सकता है, तो जिसमें पानी है वहां पे क्या है, मीडियम वाटर है। ऐसे कुछ कुछ और लिक्विड भी हो सकता है। सो हमें पता है कि सनलाइट जो है सन से आती है, बहुत दूर है। तो और हमें ये भी पता है एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर के बाद थोड़ा और ऊपर हाइट पे चले जाते हैं तो एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है, एयर एटमॉस्फेयर जो है नहीं रहती है, मीन्स वहाँ पे वैक्यूम जैसी सिचुएशन हो जाती है। जहाँ पे कोई कुछ नहीं होगा तो वैक्यूम जैसा हो गया। वैक्यूम में क्या होता है, कुछ नहीं होता। सो लाइट जो है, मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि नंबर वन, लाइट, सनलाइट सन से आ सकती है जब इतने ऊपर से, तो मैं कह सकता हूँ लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। एयर से तो होती है, तो लाइट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। अब दूसरा मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ दूसरा मैं ये, अब मैं दूसरा लिखूंगा, अभी सिर्फ रिजल्ट्स लिखूंगा, फिर बाकी बाद में देखेंगे। दूसरा मैं लिखूंगा क्या, वेलोसिटी velocity of light is maximum in vacuum. Vacuum means no medium, and it is equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, या सेंटीमीटर पर सेकंड में कभी कभी लिखी होती है, तो कंफ्यूज मत होना। सेंटीमीटर, सिर्फ मीटर से सेंटीमीटर बना दिए और मैंने कुछ नहीं किया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब वैक्यूम में ट्रेवल हो सकती है, मीन्स लाइट को कोई मीडियम भी नहीं चाहिए। साउंड तुम्हें पता है, साउंड जो है कैन नॉट ट्रेवल इन लाइट, ये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये इसके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, जस्ट कि साउंड जो है उसको मीडियम चाहिए होता है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन मीडियम, लाइट कैन ट्रेवल इन मीडियम, कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। यही लिखूं, लाइट कैन ट्रेवल बट साउंड कैन नॉट ट्रेवल। साउंड आगे पढ़ोगे, जस्ट यहाँ पे मैं तुम्हारे बट लेट बट साउंड कैन नॉट
जस्ट तुम्हारी नॉलेज के लिए, कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ये मत सोचना साउंड में लाइट के चैप्टर में साउंड कहाँ से आ गई, बट जस्ट तुम्हारी नॉलेज, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, उसको मीडियम चाहिए होता है। ओके, वेलोसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है, तो लाइट ट्रेवल वेलोसिटी ऑफ, हम मानते हैं लाइट जो है एयर में तो ट्रेवल करती है, तो हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर velocity of light in air is approximately equals to 3। इसको भी हम जो वैक्यूम में है वही मान लेते हैं, और 3 इंटू जितनी वैक्यूम में मान लेते हैं एयर में भी उतनी ही होती है। ठीक है, बाकी सब मीडियम में कम होती है, एयर में थोड़ी कम होती है, पर मान लेते हैं ओके वैक्यूम में जितनी वैक्यूम है उतनी एयर में। चलो, अब बाकी मीडियम क्या है? बाकी मीडियम, वाटर भी मीडियम है, वाट तुमने देखा है नदी में ट्रांसपेरेंट, और नीचे स्विमिंग पूल में तो देखा ही है, नीचे पानी के नीचे दिखाई देता है हमको, स्विमिंग पूल में देखें तो क्लियर वाटर होता है तो नीचे का भी दिखता है, नदी का बॉटम भी दिखेगा। सो लाइट ट्रेवल कर सकती है किस में से? पानी में से, ऐसे कोई और लिक्विड होगा वहां से। अब ग्लास के अंदर कोई पानी है, कांच का ग्लास है उसमें पानी है, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा होगा हमको दिखाई देगा, देगा या नहीं देगा? दिखेगा। तो इसका मतलब है लाइट कैन ट्रेवल थ्रू अदर मीडियम्स आल्सो। अब हमारे पास अगर एक कांच का ग्लास है, ये कांच का ग्लास है, इसमें हमने ये पानी भर दिया, ये वाटर, ठीक है, बाहर से दिखाई दे रहा है, कांच का गिलास है। अब मैं इसमें जो है एक पेंसिल डिप कर देता हूँ, इसमें एक पेंसिल रख देता हूँ, ये क्या है? पेंसिल है मेरी, पेंसिल स्टिक कुछ भी रख लो, ये पानी वाटर, क्या होगा? ये हमें ऐसे बाहर से अगर हम इधर से देखेंगे या इधर से देखेंगे, हमें कैसे दिखेगा कि पेंसिल जो है थोड़ी टेढ़ी सी हो गई है, ऐसी हो गई है, ऐसी कुछ है, ऐसी हो गई है, देखा है कभी? चेक करना, नहीं तो नहीं देखा, तो ऐसे कुछ हो गई है। हम कहेंगे ऐसे कैसे हो गया, तो सीधी थी, ऊपर से देखेंगे सीधी दिखेगी, साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। या हम या नीचे जो है बॉटम में कुछ हैवी चीज रख दें और फिर बाहर से देखें तो हमें ऐसे लगेगा चीज ऊपर उठी हुई है, बॉटम में है ही नहीं। तो ये सब जो है फिनोमिना होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन फिनोमिना क्यों होता है? क्योंकि लाइट जो है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, और उससे रिफ्रैक्शन फिनोमिना होता है। और रिफ्रैक्शन से ये सब जो मैंने बताया, पेंसिल का केस, कॉइन का केस, ये सब रिफ्रैक्शन से होता है। सो ऐसे ही जो है तुम एक कांच का स्लैब, ग्लास स्लैब जिसे बोलते हैं, रेक्टेंगुलर शेप का, उसके नीचे कुछ लिखा हुआ एक पेपर रख दो और ऊपर से देखो तो ऐसा लगेगा लिखा हुई चीज ऊपर उठ गई है ना? वो सब फिनोमिना रिफ्रैक्शन के हैं। सो रिफ्रैक्शन जो है ये क्या है? रिफ्रैक्शन इज ए फिनोमिना, उसमें क्या होता है? बाय विच व्हेन लाइट इज पास थ्रू अनदर मीडियम द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन विल चेंज। मतलब
क्या हुआ, रिफ्रैक्शन किया। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन। सो नेक्स्ट इज रिफ्रैक्शन, ये समझते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन इज ए फिनोमिना, फिनोमिना मीन्स एक प्रोसेस, फिनोमिना क्या है, इसमें क्या होता है, बाय विच व्हेन a light ray is passed through another medium, then क्या होगा, then direction of propagation, propagation means जिस डायरेक्शन propagation path, propagation डायरेक्शन propagation path जो है, डायरेक्शन ऑफ पाथ जो है, जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करते हैं उसको प्रोपेगेशन कहते हैं। देन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन विल चेंज, मतलब यहाँ पे ग्लास के इस एग्जांपल में हमने क्या देखा, यहाँ क्या मीडियम है, एक ये पानी है, बाहर क्या मीडियम है, इसके साइड में एक ग्लास है कांच का, ऊपर एयर है। तो अलग अलग मीडियम है ना, तो लाइट आएगी बाहर से आएगी, ऑब्जेक्ट पे गिरेगी, ऑब्जेक्ट से गिर के फिर रिफ्लेक्ट, मैंने अब तुम्हें बताया था हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, तो उस पर जो लाइट गिरती है वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में वापस आती है, तो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को, अंधेरे में नहीं दिखता ऑब्जेक्ट, मैंने बताया था। ऐसे ही यहाँ पे कितने मीडियम है, पहले कांच है, पहले बाहर एयर है, फिर कांच है, फिर वाटर है, फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, फिर सभी मीडियम्स को क्रॉस करती आएगी। तो वो कहता है कि रिफ्रैक्शन जो है, रिफ्रैक्शन क्या है, फिनोमिना है जिसमें अगर मीडियम चेंज होगा, ऐसा समझ लो, जब लाइट रे पास हो रही है और मीडियम चेंज हो गया, तो उस लाइट रे का पाथ जो है क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, पाथ उसका वही नहीं रहेगा। जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी लाइट, वो अब नहीं ट्रेवल करेगी, उसका पाथ चेंज हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। अब आगे डायग्राम में मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे होता है वो। इससे पहले अब हम क्या करेंगे, मैंने ये भी बता दिया कि रिफ्रैक्शन जो है क्यों होता है, चलो लिख भी देता हूँ। रिफ्रैक्शन क्यों होता है, रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू रिफ्रैक्शन is due to change in velocity, change in velocity या speed बोलो of light as it enters, it means light as, या इसको ऐसे क्लियर लिखते हैं, as the light enters another medium, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो क्या होता है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, मैंने बताया था वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है वेलोसिटी, तो उससे रिफ्रैक्शन फिनोमिना हो जाता है। रिफ्रैक्शन फिनोमिना में क्या होता है कि पाथ जो है वो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो है या पाथ जो है वो चेंज हो जाता है। ओके, अब हम करेंगे जैसे हमने पहले पढ़ा था, तो रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था, क्या पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे
अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तो लाइट इसकी वापस रेड पर आ जाए। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लॉ। अब इसमें भी दो ही लॉज हैं, जैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉज थे, यहाँ भी एक लॉ तो बहुत कुछ मिलता जुलता है, थोड़ा सा चेंज है, वो पहले मैं लिखूंगा, और दूसरा थोड़ा डिफरेंट है। तो पहले हम वही लिखते हैं जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से मिलता जुलता है। क्या? दी इंसिडेंट रे, वहां भी आया था, आया था नहीं आया था? द इंसिडेंट रे और दी, वहां पे रिफ्लेक्टेड थी, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड रे और क्या आया था? नॉर्मल एंड नॉर्मल। वहां भी नॉर्मल था, यहाँ भी नॉर्मल आएगा। एंड नॉर्मल कहाँ पे? टू दी इंटरफेस, क्योंकि अब मीडियम चेंज हो रहा है ना यहाँ, तो यहाँ पे वर्ड आएगा इंटरफेस। टू दी इंटरफेस ऑफ, किसका इंटरफेस? ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट मीडिया। मीडियम डेफिनेशन, मीडिया, मीडियम का प्लूरल मीडिया होता है, तो टू मीडियम्स है तो भी इसको मीडिया लिख देंगे। मीडिया मतलब प्लूरल ऑफ, प्लूरल ऑफ मीडियम। मीडियम का प्लूरल होता है ये, कुछ और मत समझ लेना। मीडिया न्यूज में जो होता है मीडिया, वो मत समझ लेना। ओके। अब द इंसिडेंट रे refracted and normal to the interface of two transparent media at the, वहां भी था at the point of incidence, point of incidence था नहीं था? फिर all lie in the same plane, बाकी सब वही है, same plane। दूसरा क्या है? एक और लॉ, दो लॉ मैंने बताया था। तो दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ है, वहां पे था एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है? साइन आई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अपॉन साइन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट, इसका रेशियो जो है कांस्टेंट होता है फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट, मतलब किसी एक कलर ऑफ लाइट के लिए होता है। एंड एंड क्या होता है? एंड पेयर ऑफ, दो मीडियम चाहिए ना, तो पेयर ऑफ मीडिया, ये भी किसी एक पेयर ऑफ मीडिया के लिए और एक पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट के लिए, साइन आई अपॉन साइन आर, इनमें से कुछ भी चेंज हो जाएगा तो साइन अपॉन आई अपॉन साइन आर का रेशियो भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई वेयर वेयर आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, वहां भी था, एंड
R is the angle of रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, साइन आई अपॉन आर इज इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर इज कांस्टेंट। इसको हम और क्या कहते हैं, दिस दिस लॉ इज साइन आई अपॉन साइन आर वाला जो है लॉ इज आल्सो known as स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स लॉ भी कहलाता है, स्नेल्स साइंटिस्ट थे उनके नाम पे। और जो कांस्टेंट वैल्यू है, साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट हमने लिखा है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू है, दी कांस्टेंट, याद कर लेना, कांस्टेंट वैल्यू इज क्या होती है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव बताऊंगा अभी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले, इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम मीन जहां पे रिफ्लेक्टेड रे एंटर हुई है। सेकंड मीडियम मतलब वेयर दी रे इज प्रोपेगेटिंग लिख सकते हैं, प्रोपेगेटिंग वर्ड बार बार आएगा, प्रोपेगेटिंग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, प्रोपेगेटिंग विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू को हम WRT भी लिखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम मतलब जहाँ पे इंसिडेंट रही थी, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम मीन्स वेयर इंसिडेंट रे इज propagating, traveling। ठीक है, अब मैं तुमको ये समझाता हूँ ये क्या हमने किया, क्या सीखा इसमें। तो इसके लिए मैं पहले इसको लेता हूँ। ठीक है, इसको लिया, इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा एक ग्लास स्लैब है, तो ड्रॉ करने में टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बनती हैं, तो इसका फायदा उठा के इसको यूज करते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हाथ में कितना भी बड़ा कर लो, क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो ये जो है, ये मैं अगर इसको नाम दे दूं तो ये क्या है, ये मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लूं, नाम दे दूं तो ये ABCD, ये ABCD क्या है, लिख सकता हूँ,
बी सी डी, ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी ग्लास स्लैब है। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ए बी सी डी इज ए ग्लास स्लैब। स्लैब रेक्टेंगुलर पीस है ग्लास का, ऐसे समझ लो, जिसकी थोड़ी थिकनेस है। एक शीट है स्लैब, वो स्लैब का मतलब क्या होता है? एक शीट जिसकी थोड़ी थिकनेस होती है, थिन नहीं होता। ग्लास स्लैब, ओके, एबीसीडी इज ए ग्लास स्लैब। दोबारा लिखो, सी डी ग्लास स्लैब, ओके। अब यहाँ पे इंसिडेंट रे आ रही है, कहाँ से आ रही है? ये एक इंसिडेंट रे, ए बी सी डी, ओके। सो तो मैं इसको ये नहीं लिखता, बी यहाँ है, क्यू पी क्यू आर एस आर पी क्यू आर एस इज ए ग्लास स्लैब, ओके। पी क्यू आर एस इज ए ग्लास स्लैब। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक इंसिडेंट रे आ रही है, जो पॉइंट ऑफ इंटरफेस क्या है? ओ। ओ पे वो ग्लास स्लैब से टकरा रही है, हिट कर रही है ओ पे, और यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब एज पर रूल, अगर ये मीडियम ग्लास स्लैब, ग्लास का मीडियम नहीं होता, और इसके बाहर क्या है? ये एयर है। बाहर मीडियम क्या है? एयर है, लिखा है मीडियम वन, ये मीडियम वन, ये एयर है, ये मीडियम टू, ये ग्लास है। अगर ये मीडियम नहीं होता तो ये जो इंसिडेंट रे है, ये ऐसे सीधी ही ट्रेवल करती, ऐसे सीधी चलती, चलती नहीं चलती, सीधा चलती। पर क्योंकि मीडियम आ गया तो क्या कर गई? बेंड कर गई। और बेंड किधर चल कर गई? ये जो नॉर्मल एन एन डैश, ये क्या है मेरा? ये एन एन डैश क्या है? दिस इज नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई है। एयर से आई, ग्लास की तरफ गई, ग्लास मीडियम में आई, पर ये बेंड किधर कर गई? नॉर्मल की तरफ। उसने अपना पाथ चेंज कर लिया, है ना, चेंज पाथ, यही तो लिखा था हमने, है ना, यही तो लिखा था, चेंज इट्स पाथ। रिफ्रैक्शन में क्या था? रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन में हमने ऊपर पढ़ा था ना, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन में हमने ऊपर पढ़ा था, then direction of propagation will change, पढ़ा था। इज द फिनोमेना, जब वो दूसरे मीडियम में जाएगी तो वहां उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन चेंज हो गया, वो बेंड कर गई टूवर्ड्स दी नॉर्मल। अगर ये एक मिरर होता, ग्लास स्लैब ना होता, ट्रांसपेरेंट मीडियम ना होता, ये मिरर होता, तो क्या करती? ये यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाती। पर यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, रिफ्लेक्शन तो हो नहीं रहा, ये तो एंटर कर गई इसमें। अब जब ये यहाँ एंटर कर गई तो अब ये नया मीडियम कहाँ आएगा? यहाँ पे फिर एयर आएगी, ये यहाँ पे एंटर कर गई, इधर फिर ऊपर ये ग्लास स्लैब है, इसके नीचे फिर एयर होगी,
तो जब ये यहाँ पे टच करेगी, ये रे आ रही है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, तो मैं कह सकता हूँ, इसको मैं यहाँ लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये क्या रे है, ये क्या रे है, इट इज ए रिफ्रैक्टेड रे, है या नहीं है? इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इट इज ए रिफ्रैक्टेड रे। और ये क्या मेरी, ये है इंसिडेंट रे। एरो से ही समझ आ रहा है हमको ये क्या है हमारी, ये क्या है, इंसिडेंट रे है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, इंसिडेंट रे। अब जब ये रिफ्रैक्टेड रे आई और इस इंटरफेस पे पहुंच गई, तो यहाँ पे फिर एक नॉर्मल ड्रॉ होगा। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, है ना। पहले एन एन डैश था, यहाँ पे अब नॉर्मल का मैं इसका टेढ़ा नॉर्मल को हो गया, तो इस नॉर्मल को मैं कह देता हूँ ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल है। इसको मैं नाम दे देता हूँ N1 और N1 डैश। तो अब क्या होगा, ये नॉर्मल आ गया, N1 डैश। अब ये रे क्या करेगी, अब ये रे स्ट्रेट नहीं जाएगी, अब ये मीडियम चेंज हो गया है, अब ग्लास से एयर में आ रही है, तो अब ये रे इस पेयर ऑफ मीडियम ग्लास से एयर में आते वक्त ये रिफ्रैक्टेड रे अब इंसिडेंट रे बन जाएगी और ये फिर एयर में बाहर आएगी। तो क्या होगा, यहाँ पे बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल था, अब ये क्या करेगी, ये ऐसे तो सीधी जानी थी, ऐसे जाती मीडियम ना चेंज होता, तो मीडियम चेंज हो गया, तो अब ये क्या करेगी, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, ये क्या होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जो फाइनल, तो इसको हम जो है इमर्जेंट रे भी कहते हैं, जो इमर्ज होके बाहर आ गई, तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे है ये, बाहर इमर्ज होके बाहर आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, इंसिडेंट रे जो है उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हुई, और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये बेंड हो गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये बेंड कर गई टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये बेंड, ये है बेंडिंग टूवर्ड्स दी नॉर्मल, ठीक है। मतलब एयर से जब ग्लास में आई तो रिफ्लेक्टेड रे बेंड कर गई टूवर्ड्स द नॉर्मल, और यहाँ पे ये क्या है, इमर्जेंट रे है, तो ये बेंड हो रही है, बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल से दूर भाग रही है, और भागेगी भी सही, उल्टा होगा, पहले जो हुआ था उसका उल्टा होगा, पहले एयर से ग्लास में हुई थी, अब ग्लास से एयर में जा रही है मीडियम, तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो एक तो ये हो गया, बाकी इसकी डिटेल हम करेंगे। एक और मैं तुमको छोटी सी चीज दिखा दूं फिर, ताकि तुम सोच लेना इसके बारे में।
फिर हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। एक और चीज है, वो क्या है, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा, साइन आई, थोड़ा सा हिंट दिया, साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। सो अब आपको पता है, अगर हम देखें पानी और ऑयल में कौन सा हैवी होता है कौन सा हल्का होता है, तो ऑयल जो है पानी से, या हम ऐसे कहें वाटर इज डेंसर देन ऑयल होता है। तो मैं ये लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी हम इसको फिनिश करेंगे तो थोड़ा सा जस्ट एक चीज स्टार्ट करते हैं। मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी ऑफ वाटर, पानी की डेंसिटी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑयल। डेंसिटी ऑफ ऑयल होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। डेंसिटी ऑफ ऑयल, अच्छा। अब आइस और पानी में, आइस और पानी में क्या होता है, आइस की डेंसिटी, आइस हल्की होती है ऊपर तैर जाती है पानी में डालें तो आइस की डेंसिटी और पानी से कम होती है, और वाटर की डेंसिटी ऑयल से ज्यादा होती है। तो देखो यहाँ पर डेंसिटी बढ़ रही है जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, बट ये केस केरोसिन वाला, ये केरोसिन वाला केस जो है, यहाँ पर केरोसिन, बाकियों की डेंसिटी बढ़ती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ता है मोटा मोटा, पर ऑयल और वाटर का केस ऐसा है कि डेंसिटी पानी की ज्यादा होती है बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑयल का ज्यादा होता है, समझे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज, बाकियों का क्या है, जैसे डेंसिटी बढ़ती है तो उनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ता है, पर तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, पानी, is less than refractive index of oil। तो ये फिनोमेना एक ऐसा फिनोमेना है जिसके बेस पे हमें कई चीज बार कुछ कुछ इवेंट्स होते हुए दिखते हैं। कैसे, जैसे पानी जमीन पे जो है बहुत सारा ऑयल गिर जाए तो हमको अलग अलग कलर लाइट्स दिखती हैं, अलग अलग कलर की, सनलाइट की कई रंग दिखते हैं ऑयल के अंदर। तो वो सब फिनोमेना रिफ्रैक्शन से होते हैं और वहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज होती है, बताएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। सो ये एक फिनोमेना है, तुम याद रखना हमेशा, अभी नहीं तो अगली क्लासों में जरूरत पड़ेगी, कि डेंसिटी जो होती है, अब ये एक टर्म है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ टर्म आ रही है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, वन मीडियम, दो मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने देखा, वन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू अदर होता है। सो वन मीडियम इज, इसमें क्या होता है, वन मीडियम, वन ऑफ द मीडियम इज वैक्यूम या एयर भी कह देते हैं, पहले भी इनको बताया था। इसमें एक मीडियम जो है एयर होता है, दूसरा मीडियम वो कोई भी हो सकता है दूसरा मीडियम, तो उस मीडियम दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर जो होता है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वन ऑफ द मीडियम इज एयर। तो हम ये कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम of a medium with respect to vacuum या एयर, करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो अभी तो हम यहीं ख़त्म करेंगे और उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ आया होगा कुछ ना कुछ इसमें से, जो बातें मैंने बताई हैं, और जो नहीं समझ आई होंगी वो दोबारा मुझे क्वेश्चन कर देना, मैं उसमें ऐड गुरु में स्टडी कॉर्नर में मेंशन कर देना, उसमें हम रिप्लाई कर देंगे, और वो ज़रूरत होगी तो दोबारा से बता भी देंगे। सो अब फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में, अब हम मिलेंगे ट्यूसडे को, ओके। सो गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।